और इसमें NO2 डाल दें. दिस इज NO2 जो कि ब्राउन कलर की गैस है. दैट इज ब्राउन इन कलर at 100 degrees Celsius. This is a brown gas at 100 degrees Celsius. तो मैंने बाहर पानी रख लिया. पानी में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर दिया ताकि जो कंटेनर है इसमें ब्राउन गैस बनी रहे, NO2. एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें 0 डिग्री पानी रखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, और उसमें भी मैंने एक फ्लास्क रख दी. अब इस फ्लास्क के अंदर डाला गया N2O4 जो कि कलरलेस है. दिस इज नाउ कलरलेस. NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो सकता है. ये उसका मेन प्रोसेस है. ये ब्राउन था और ये कलरलेस. मैंने कहीं इसमें N2O4 नहीं डाला और उसमें NO2 नहीं डाला. अब हमने एक सेकेंड कंटेनर लिया बड़ा सा और इसमें टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस. ना 100 ना 0. और दोनों की दोनों फ्लास्क उठा के इस पानी में रख ली. इफ वी लेबल दीज फ्लास्क A and B, तो ये मेरे पास A है, दिस इज B. हमें क्या दिखा? दोनों फ्लास्क थोड़ी ही देर में लाइट ब्राउन कलर की हो गई. लाइट ब्राउन कलर. कैसे? Now both the flasks are having light brown color. और रीजन था कि जो NO2 था वो लो टेम्परेचर पे N2O4 बनने लग गया और उसमें इक्विलिब्रियम आ गया. तो डार्क ब्राउन प्लस कलरलेस इज लाइट ब्राउन. हमने तो N2O4 नहीं डाला पर अपने आप बन गया ना. और जहां N2O4 था उसके लिए टेम्परेचर क्योंकि हाई हो गया था तो वो NO2 बन चुका था थोड़ा बहुत, और जितना थोड़ा बहुत NO2 बना तो कलरलेस प्लस ब्राउन इज अगेन लाइट ब्राउन. ये दोनों मिक्स हो रहे हैं या टेम्परेचर के कारण अंदर टेम्परेचर के कारण अंदर चेंज हो रहे हैं. मिक्स कहाँ किया मैंने? तो नाउ वी कैन से दैट दोनों फ्लास्क अल्टीमेटली कौन सी स्टेज पर पहुंचे. आप बताओ, अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों फ्लास्क के अंदर का कलर सेम होगा, डिफरेंट होगा? दोनों के अंदर का कलर सेम होगा. ठीक है. इन दोनों को हम डिफरेंटली भी रख के अगर मैं A फ्लास्क को अब दोबारा 100 डिग्री पे ले जाऊं तो क्या होगा? वो दोबारा से डार्क ब्राउन हो जाएगी. अगर मैं 50 डिग्री पे A को 50 डिग्री पे ले जाऊं और B को इसी पे रहने दूं तो ये लाइट ब्राउन है. ये तो लाइट ब्राउन ही रहेगा. और A को क्या होगा? 50 डिग्री पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगी. जब ठीक है. 100 से जब हमने नीचे 20 मतलब अगर 50 तक किया तो इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर NO2 एग्जिस्ट कर रहा है काफी हद तक, और 0 डिग्री से सेल्सियस यानी लो टेम्परेचर पे प्योर N2O4. लेकिन जब हम इंटरमीडिएट स्टेज पे गए तो प्रोसेस इज गोइंग टू बिगिन, स्टार्टेड अप. तो हमारा प्रोसेस अल्टीमेटली रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया. इट मीन्स प्योर रिएक्टेंट लो तो भी इक्विलिब्रियम आ गया, प्योर प्रोडक्ट लिया तो भी इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स. हम इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ईदर साइड्स.
क्लियर हो क्या? हाँ जी बेटा, समझ आया? अभी जैसे मैं पहले एग्जाम्पल में कहा कि वो NO2 को 100 से 25 लेके गए तो वो डार्क से लाइट हो गया। ठीक है, अगर हम 100 से 50 लेके जाएंगे तो भी डार्क से लाइट ही होगा। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा 25 से ज्यादा डार्क होगा ना, उससे तो नहीं होगा। मुझे आपने कहा उससे ज्यादा डार्क हो ही नहीं सकता। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आता है। आप सिर्फ रिएक्टेंट लो तो भी आएगा, सिर्फ प्रोडक्ट लो तो भी आएगा। यानी हमें दोनों चीजें एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप रिएक्टेंट भी डालो, प्रोडक्ट भी डालो, फिर इक्विलिब्रियम आ सकता है। यदि चाय बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि चाय भी डालो बनी हुई, आप पानी और दूध भी डालो, चाय पत्ती भी डालो, चाय ऐसे नहीं बनती। तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चाय वाले केस में तो नहीं बना सकते, लेकिन बाकी केसेस में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? प्रोसेस होगी, चाय डाली, दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, चीनी अलग आ गई आपके हाथ में, और वही चीनी निकाल के कॉफी बना ली। हाँ जी बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विलिब्रियम डायनामिक एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। अगले क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन प्रूव दैट कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। तो आपको वो रेडियो एक्टिव शुगर वाला एक्सप्लेनेशन देना है। अगले क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स या ईदर साइड्स। तो आपको ये एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देनी है। ठीक है, ओके बेटा, अब हम पहुंच जाते हैं अगले टॉपिक पे। हमें ये तो समझ आया इक्विलिब्रियम है क्या, कि एक ऐसा स्टेप, ऐसा स्टेज जब ना हमें कोई बढ़ता हुआ दिखता है ना कम होता हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो साइज, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग आफ्टर 25 ईयर्स या 23 ईयर्स, जनरली 20 के बाद ही हाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो क्या आप खाना नहीं खा रहे होते? खाते हो खाना कि नहीं? नहीं, चलो आप अभी भी आजकल भी आपकी हाइट को बहुत तो नहीं बढ़ रही, आजकल भी आप काफी हद तक ग्रोन अप बच्चों में आ गए हो। लेकिन आपने कभी नोट किया? आप चलो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, आपके पेरेंट्स जो है क्या उनकी हाइट बढ़ रही है आजकल? अगर बढ़ती रहती तो आज कितने बड़े हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन से भी ऊपर क्रॉस कर चुके होते हैं ना, और अमिताभ बच्चन और भी ऊपर होता, जेब्रा जिराफ जीरूफ बन चुका होता। तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाइट क्यों नहीं बढ़ती? बेसिकली हमारा प्रोसेस, हमारी लाइफ चल रही है, हमारी बॉडी इनटेक ले रही है, आउटफ्लो हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, प्रोसेस वैसे ही चल रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड। ठीक है, आप जितना डिटोरिएशन ऑफ बॉडी होता है उतना ही फॉर्मेशन ऑफ बॉडी हो रहा है। यानी जितने सेल बॉडी में रोज बनते हैं उतने ही सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए आपका ग्रोथ रेट दिखता नहीं है। ग्रोथ तब तक दिखता है जब तक फॉर्मेशन जो है, यानी मेटाबॉलिज्म में जो फॉर्मेशन वाला सेल वो फास्ट हो रहा है और कैटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो आपको ग्रोथ, बॉडी ग्रो करती नजर आएगी। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आप करते हो ना बायो में। yes. तो एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा रहेगा, कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो हमें लगता है फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, सेल्स बन तो ज्यादा रहे हैं और डिस्ट्रॉय रोज के रोज नहीं हो रहे, तो आपको ग्रोथ नजर आती है। वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है, उसके बाद बॉडी इस तरह से मेंटेन करती है कि जितना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एक दूसरे को कंट्रोल करके रखेंगे। जितना हम बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और डिजनरेट कर रहे हैं, वो सब इक्वल स्पीड पे चलता है, इसलिए हमारे हाइट बढ़ती नहीं है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्लियर हो क्या? समझ आ गया? तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज है जब हमें विजिबल चेंज नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज हो नहीं रहा है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे भी चेंज दिखता नहीं है, चेंज हो रहा होता है। डायनामिक है, चेंज चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन चेंज दिख नहीं रहा। ठीक है जी, मेरा पॉइंट समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम? अब जरा एक प्रोसेस के लिए हम एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, आज एक पॉइंट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इस प्रोसेस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड किस पे डिपेंड करती है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is proportional to concentration of PCl5
It is concentration of PCl5, or we can say activity of PCl5, or we can say molarity of PCl5, or we can say partial pressure of PCl5, कुछ भी। तो जनरली हम कंसंट्रेशन जिसे लिख देते हैं, तो कंसंट्रेशन के अलावा क्योंकि गैसियस है तो प्रेशर भी लिया जा सकता है, ठीक है, एक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन को, मोलारिटी भी लिखा जा सकता था। आप बताओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू Cl2, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐड नहीं करना, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं, बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज K forward PCl5 concentration. Rate of backward is K backward PCl3 concentration and Cl2 concentration. Is it clear? Constant of proportionality लगा देंगे। Rate of forward. समझ आ गया? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. अब आप बताओ कि आप क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल हो क्या? जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल हुआ, इसका मतलब K फॉरवर्ड PCl5 इज इक्वल टू K बैकवर्ड PCl3 इंटू Cl2 आ गया है। बताओ जी, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा। एंड कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Ratio of two constants is equal to K equilibrium. क्या ये वैल्यू 1 आएगी? क्या मैंने किसी भी जगह पे ये बोला कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम? नहीं बोला बेटा, मैंने बोला रेट स्पीड ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड, नॉट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पीड की बात करनी है ना, हमने तो रेट दिया ना, मैंने अभी आपको जब एग्जांपल भी दिया था इसका, तो मैंने यही कहा था कि ये 100 की स्पीड से चल रही है और ये 100 के बाद ये 10 की स्पीड से वापस जा रहा था, फिर मैंने इसको 110 किया, इसको 20 किया, तो मैंने कहीं इनको बराबर बराबर नहीं रखा। ये तो कहा ही नहीं कि जब ये 50 इधर जाएंगे ये 50 उधर जाएंगे बराबर, तो कहा ही नहीं। इट मीन्स ये तो चांस की बात है कि कब इक्विलिब्रियम आएगा, इट डिपेंड्स, कब रेट इक्वल होगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि 99% रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है और तब जाके प्रोडक्ट उसकी स्पीड का मैच बना पाता है, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट अभी 10% रिएक्ट किया होता है, रिएक्शन बैकवर्ड आ भी जाती है, इक्विलिब्रियम आई हुई, चलो रिएक्टेंट को मौका ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इट्स नॉट 100% श्योर, क्योंकि हमें नंबर, इसका नंबर क्या मिलेगा, इसका ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, के इक्विलिब्रियम 1 होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, वेरी रेयर। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर हो? नंबर इज नॉट इक्वल। 1 तो तब आता है जब ये 0.25 ठीक है, सॉरी 5 1 और 5 बनता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी हो सकता है ये 5 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 5 हो जाए, बाकी वो 4 कहां गए क्लोरीन वाले, तो ऐसे कैसे इक्वल आ जाएंगे? ये पॉइंट समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हमें ये करना है कि ये जो के इक्विलिब्रियम हमने लिखा ये है क्या, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
और इसके न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करना। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। जितना करा रही हो बेटा प्लीज पढ़ के आया करो, एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। और कोई रेफरेंस बुक अगर देख रही हो या एनसीईआरटी देख रही हो तो देखते रहा करो साथ साथ में। ओके जी, थैंक यू बेटा।